गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th क्लास के लिए कर रहे हैं हम लोग। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उस पे कुछ एग्जाम्पल भी हमारे को करने थे। उस एग्जाम्पल्स में जो दिया गया था आपको 1 to 5 में, उसमें एक डाउट आपका आया है, वो है एग्जाम्पल नंबर 4। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, राइट। देयर आफ्टर और भी जो समय बचेगा उसके हिसाब से हम लोग टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तो लेके चलते हैं आपके बुक के इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। स्क्रीन अगर दिखना शुरू हुआ हो कंफर्म कर दीजिएगा, राइट। चलिए, क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट है। ध्यान से अगर देखेंगे, सवाल ये पूछ रहा है कि आप ये बताओ, वन सेकेंड, कि आपका स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन फ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। मतलब नीचे ट्रांजैक्शंस आपको दिए गए हैं और उसको देख के आपको ये बताना है कि आपका इन ट्रांजैक्शन से क्या आपका इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, राइट। यही बता रहा है, इनफ्लो या आउटफ्लो। ठीक है जी। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ कैश। चलिए, अभी इसमें ये नहीं बोल रहा कि आपका ऑपरेटिंग का है, फाइनेंसिंग का है या आपका इन्वेस्टिंग का है। आपसे ये पूछ रहा है कि आपका कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा कि नहीं होगा। पहला ट्रांजैक्शन, पहला अगर देखोगे आप, लिखा हुआ है परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। मतलब गुड्स परचेज हुआ है कैश में। आप सोच के बताइए, क्या इससे कैश का फ्लो होगा कि नहीं होगा? यस और नो? आंसर इज यस। कैश का तो फ्लो होगा क्योंकि आपका इन्वेंट्री कैश में ही परचेज हुआ है। अब ये बताना है कि इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। अगर आप सामान खरीदोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा, आउटफ्लो। जाएगा, आउटफ्लो। ठीक है, तो यही बताना है इसमें। ठीक है जी, तो इसमें आउटफ्लो होगा, राइट। एक बार आंसर से भी मैच करके देख लीजिए, लिखा हुआ है यहाँ पे आउटफ्लो कैश इज डिक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, राइट। तो इन्वेंट्री आपने परचेज किया तो कैश तो गया, सामान भले ही आया लेकिन कैश तो आपका गया, राइट। चलिए, नेक्स्ट है आपका परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अब सोच के देखिए, आपने गुड्स को खरीदा है लेकिन कैसा खरीदा है? उधार खरीदा है। क्या उधारी में भी पैसा जाएगा? सोच के देखिए, यस और नो। क्या कैश का फ्लो होगा इसमें? आंसर इज नो। कैश का फ्लो ही नहीं होगा तो इनफ्लो और आउटफ्लो की बात ही नहीं होगी। तो सिंपल सा यही सारा काम है, यही इसमें डिस्कस करना है वन बाय वन, राइट। चलिए, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000 फॉर कैश। अब बताइए क्या होगा? आपने गुड्स को बेचा है 12,000 में। सबसे पहला सवाल, कैश का फ्लो होगा कि नहीं होगा? आंसर इज यस, होगा। इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? देखिए, एक वर्ड ध्यान में रखिएगा, अगर फ्लो वर्ड यूज किया जा रहा है, फ्लो वर्ड में दो कंटेंट होंगे, इनफ्लो भी होगा और आउटफ्लो भी होगा। आ रही बात समझ में? तो आपको ये डिसाइड करना है कि इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। आप बताओ, आपने गुड्स को 12,000 में बेचा है, 10,000 का इन्वेंट्री था, आपने 12,000 में बेच दिया। सबसे पहला सवाल, क्या कैश का फ्लो होगा? आंसर इज यस, राइट। इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? सोच के बताइए। सामान बेचा है आपने, गुड्स आपने बेचा है, इनफ्लो या आउटफ्लो? हाँ, इनफ्लो। कितना से? 10,000 या 12,000? 12,000। 12,000। सिंपल सा बात है, आप आंसर भी मैच करते चलिए। देखिए, इनफ्लो, इनफ्लो कैश इज इंक्रीज बाय 12,000, राइट। तो ऐसा ही है इसमें। अब इसमें 28 ट्रांजेक्शंस है। अब मुझे ये बताइए, क्या मुझे सारे डिस्कस करने हैं या किसी पर्टिकुलर में पहले आपको डाउट है तो पहले उसको कर लिया जाए फिर बाकी वो किया जाएगा? कोई पॉइंट नंबर इसमें मार्क करिए। जैसे यहां तक तो टुन्नू मुन्नू था। 10 नंबर। कौन सा? सर 10 नंबर। 13। 10 नंबर। 10 नंबर, ये 10 नंबर बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, राइट। चलिए जी, अब आपको
सबसे पहले बात ये बताइए, इक्विटी शेयर्स जो है, देखिए मैंने जानबूझ के इसीलिए इसको पहले आपको फाइनेंसिंग और आपको इन्वेस्टिंग कराया, बिकॉज आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे हो आप, आपको पता ही नहीं है कि फाइनेंसिंग का ये आ गया। इक्विटी शेयर्स इशू किया जाएगा, अगर इक्विटी शेयर की बात करें हम, तो अगर इशू करते हैं तो पैसा आएगा, राइट? यस सर। ठीक है। अब इशू का अपोजिट होता है बाई बैक, समझ रहे हो? हर चीज का नाम है, इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर समझ लोगे तो पता चल जाएगा आपको। जैसे मैं कहता हूं कि आपका शेयर्स जो है, शेयर्स को अगर पैसा लेना है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं इशू, राइट? डिवेंचर से भी अगर पैसा लेना है तो भी हम लोग इसको बोल रहे हैं इशू, राइट? अगर हम लोन अगर ले रहे हैं तो हम क्या इसको कह रहे हैं? लोन रेज। वर्ड देखिए ध्यान से, है ना? वैसे ही अगर डिवेंचर्स को पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट इसको कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडेम्पशंस। रिडेम्पशंस वर्ड जैसे ही आया इसका मतलब ये पेमेंट है। अगर लोन को आप पे करोगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रीपेमेंट। आई बात समझ में? वैसे ही शेयर्स जो इशू हुआ है, इक्विटी शेयर्स, राइट? शेयर्स भी दो तरीके के शेयर्स होते हैं। एक तो होगा आपका, एक जो शेयर्स होता है वो होता है इक्विटी शेयर, राइट? एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस। राइट? प्रेफरेंस शेयर को भी अगर इशू करोगे तो इशू कहते हैं, और पेमेंट जब करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको भी बोलते हैं रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, राइट? लेकिन इक्विटी शेयर्स को क्या है, इसका एक ऐसा नेचर है कि इक्विटी शेयर्स को आप रिडीम नहीं कर सकते, राइट? स्पेशल सरकमस्टांसेस में, दोबारा बोल रहा हूं, एक बार इक्विटी शेयर इशू हो गया तो वो वापस नहीं होता है, लेकिन स्पेशल सरकमस्टांसेस में विद सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन, आरओसी की परमिशन से आप इक्विटी शेयर्स को भी वापस ले सकते हो। तो इसको जब पेमेंट करोगे ना, तो इसके लिए स्पेशल नेम है, और उसका नाम जो है वो टेक्निकली हम लोग बोलते हैं बाई बैक। तो टर्मिनोलॉजी अलग है नाम का, अदरवाइज हो तो रहा है पेमेंट ही। नहीं, लोन को अगर पे कर रहे हैं तो उसका नाम है रीपेमेंट, है ना? डिवेंचर्स को रीपेमेंट कर रहे हैं तो उसको कह रहे हैं रिडेम्पशन। प्रेफरेंस शेयर को रीपे कर रहे हैं तो उसका भी नाम है रिडेम्पशन। लेकिन इक्विटी शेयर को पैसा वापस जो कर रहे हैं ना, उसको हम लोग नाम देते हैं बाई बैक। आई बात समझ में? तो ये एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी है। जैसे आप मुझे पेमेंट करते हो, वो क्या है? फी कहलाता है कि नहीं कहलाता है? आपके पापा आपको जो पेमेंट करेंगे वो आपका पॉकेट मनी कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो नेचर तो वही है कि पैसा जा रहा है, हमको कैश आ रहा है कि जा रहा है देखना है। अब चूंकि नाम अगर आपने पहले नहीं सुना है तो दिक्कत तो होगा, इसीलिए थोड़ा सा ये 5 मिनट डिस्कशन लगाया गया कि आपका इक्विटी शेयर्स का जब पेमेंट होता है ना, तो उसको लोग हम लोग टेक्निकली बोलते हैं बाई बैक। अब बात समझ में आ गया बाई बैक क्या होता है? तो बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर में पैसा सबसे पहले कैश का फ्लो होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो। आउटफ्लो, सिंपल सा बात है। अब देख लीजिए आउटफ्लो, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 नंबर का। आप 10 नंबर आइए यस यहाँ सर। पे, आउटफ्लो लिखा हुआ है, कैश इज डिक्रीज, राइट? सिंपल सा बात है। सर 11 में भी पता है। 11 में भी आइए देखते हैं क्या कहता है। 11, इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। अब देखो यही सब चीज है, थोड़ा सा नेचर्स आपको आप देखोगे तो पता चल जाएगा। देखिए अब बोनस शेयर जो इशू हुआ है, अब शेयर्स है, अब शेयर्स में आ गया बोनस शेयर, राइट? बोनस शेयर्स इशू हुआ, आप टेक्निकली देखोगे तो आपको क्या लगेगा? शेयर्स है ना? इशू हुआ तो कैश का फ्लो तो होगा, ऐसा दिख रहा है ना? इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसका नेचर देखना है। नाम है बोनस शेयर। बोनस शेयर्स क्या होता है ना, नाम ही है बोनस शेयर। बोनस शेयर का मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी के शेयर होल्डर है, मान लेते हैं इक्विटी शेयर होल्डर ही है, और इन लोगों ने एग्जिस्टिंग, इसको शेयर होल्डर बोलते हैं,
एग्जिस्टिंग शेयर। कंपनी ने बहुत सारा पैसा कमाया, पैसा कमाने के लिए बाद दो काम कर सकती है, वो डिविडेंड पेमेंट कर सकती है प्रॉफिट से, दूसरा उसको डिविडेंड की तरह पे नहीं करके उसको क्या करती है, जो ये शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर को होल्ड करने वाले शेयर होल्डर है, इनको पैसा नहीं देके बोलती है कि कुछ शेयर ही ले लो, शेयर्स ले लो, और वो शेयर्स ले लो आप कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो शेयर्स इशू हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बोनस। अब नाम से ही पता है, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इशू हो रहा है, अब बिकॉज यहाँ पे वर्ड आपका यूज किया गया है, क्या नाम दिया गया है, बोनस, नाम है यहाँ पे बोनस शेयर। तो बोनस जैसे ही नाम पता आपको चले, आप ये मान के चलना कि इसमें पैसा तो आया ही नहीं होगा, और जब पैसा ही नहीं आएगा क्या इनफ्लो आउटफ्लो होगा, सोच के देखो, आंसर इज नो। शेयर्स तो इशू हुआ, लेकिन शेयर्स ये जो इशू हुआ विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि कंसिडरेशन अदर देन कैश। आई बात समझ में? तो 11th का भी आंसर देख लीजिए, आपको यहाँ पे लिखा होगा नो इफेक्ट। अब इसका थोड़ा सा नेचर आपको जानकारी नहीं था, मैंने आपको डिस्कस भी किया। कैश इज नॉट अफेक्टेड, इट इज अ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ऐसा कह सकते हो आप, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, बोनस फ्री में दे दिया, नाम ही है बोनस, नाम से नहीं पता चल रहा है बोनस दे दिया, राइट। तो ये शेयर्स में पैसा आया नहीं, तो इसलिए आपका जब पैसा का लेन देन हुआ ही नहीं तो आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी, आगे 12 में भी दिक्कत है, कहाँ चले गए, 12 12 नो सर, 12 ठीक है, आगे 14 नंबर बताइए, नंबर, किसमें, 14 नंबर में। 13, ये भी आपको डिस्कस नो किया सर, गया था। 14। 13, नो सर, 14 नंबर, 14 नंबर, डिक्लेरेशन ऑफ। चलिए डिक्लेरेशन ऑफ एंट्रीम डिविडेंड। अगर डिविडेंड इंटरिम है तो जाहिर सी बात है कि डिक्लेरेशन जब होगा तब तो नहीं पेमेंट होगा, लेकिन डिविडेंड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, आप देखिए, एक बार जब डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो जाता है उसको 14 दिन के अंदर पेमेंट कर देना है, इसको भी समझिए थोड़ा सा ध्यान से। अब इसमें आपका आउटफ्लो होगा, देखिए 13 में आपका आउटफ्लो नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये फाइनल डिविडेंड है, लेकिन एंट्रिम डिविडेंड में होगा। इसके लिए फिर से मैं डिस्कस कर देता हूं आपको, आपको पीछे भी बताया गया था, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पहले देख लो आंसर, आउटफ्लो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड विद इन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। यहाँ पे तो बोला नहीं कि 5 डेज में आपको पेमेंट हो गया, यहाँ पे क्या बोला, क्या नहीं बोला, राइट, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा इसका कैरेक्टरिस्टिक इसका भी समझ लीजिए, देखिए डिविडेंड जो होता है, हालांकि डिस्कस किया होता आपको, डिविडेंड जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो होगा फाइनल डिविडेंड, कुछ भी नहीं बोले तो हम मान के चलते हैं फाइनल डिविडेंड, एक होता है आपका इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड जो है, अब फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं 2021-22 है, तो पूरा मार्च खत्म होगा 31 मार्च, तो हम अप्रैल में जाके इसको हम डिक्लेयर करेंगे और इसको पे करेंगे, तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल ईयर 21-22 में पैसा नहीं जाएगा। लेकिन इंटरिम डिविडेंड का मतलब यह है साल के अंदर ही इस डिविडेंड को डिक्लेयर करना, और डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद पेमेंट होना ही होना है, राइट। तो अब 21-22 में ही बात करें हम, तो यहाँ पे डिविडेंड जो डिक्लेयर्ड होगा वो पेमेंट भी होगा, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन एंड पेमेंट बोथ आर इन सेम ईयर, इसीलिए इंटरिम डिविडेंड में अगर वर्ड आपको डिक्लेरेशन भी दिया हुआ है तो भी हम मान के चलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, देयर आफ्टर डिविडेंड इज पेड। क्लियर? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। परचेज मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश, सिंपल सा बात है, आप जो कैश में परचेज कर रहे हो मार्केटेबल सिक्योरिटीज को, तो पैसा तो जाएगा जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब? सिक्योरिटी क्या है, जो आप शेयर्स कर रहे हो ना, जो मार्केट में सिक्योरिटी मिल रहा है, जैसे इक्विटी शेयर हो गया, डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, जो बाजार में जाइए और खरीद लीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है कभी आपने, सुना है कि नहीं सुना है, यस सर, सुना है, ठीक है, चलिए। सुनिए अब सर, हाँ, क्या सुना है ना, ठीक है। सुनिए अब सर, देखो, यस अब सर। थोड़ा सा इसमें ये समझना कि यहाँ पे आपको इनफ्लो एंड आउटफ्लो वर्ड जो यूज किया गया है,
और यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट भी एक वर्ड यूज किया गया, आप ध्यान से, आप हम लोगों ने नहीं देखा था, राइट। मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है ना, ये जैसे कैश है हमारा और बैंक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं टेक्निकली, कैश, राइट। और ये मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है ना, ये कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, मतलब ये किसी भी उसमें नहीं जाता है, क्या बोलते हैं, ना तो ये ऑपरेटिंग में जाएगा, ना ही ये फाइनेंसिंग में जाएगा, ना ही ये इन्वेस्टिंग में जाएगा, ये खुद ही कैश है, राइट। तो कैश में आपका जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर वर्ड यूज करे, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी आपने परचेज किया तो क्या हुआ, कैश डाउन हुआ और मार्केटेबल सिक्योरिटी बढ़ गया। तो कहीं पे इनफ्लो आउटफ्लो एक्टिविटीज में नहीं हुआ, केवल आपका ट्रांजेक्शन कहां से शिफ्ट हुआ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के एक बकेट से दूसरे बकेट में चला गया। आई बात समझ में। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी आपने थ्योरी अगर पढ़ा होगा, उसमें डील क्लियर कट में लिखा हुआ है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आइटम इंक्लूड रहते हैं, क्लियर। तो आपको इसका इसका आंसर जब मिलेगा, आप देखिएगा 17 नंबर, अब 17 नंबर सॉरी 10 5 15 2 17 17 नंबर के बारे में लिखा भी होगा यहाँ पे कि नो इफेक्ट। ये नो इफेक्ट से ये मत कंफ्यूज होना कि पैसा नहीं जा रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, इट इज मियरली अ कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू कैश इक्विवेलेंट। आपका कैश जो है कन्वर्ट हो गया कैश इक्विवेलेंट, क्लियर, ठीक है। सर चलो, तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी अब इसके बेस पे आप एक बार ट्राई करिए, है ना, ठीक है जी। सर बैंक बैलेंस कौन सा तो बैंक एक्टिविटीज होगा? बैंक का बैलेंस तो ऑलरेडी बैंक कैश इक्विवेलेंट है ना। नो सर, हाँ, पहले का कुछ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो, तो वो कौन सा एक्टिविटीज होगा? इलस्ट्रेशन फर्स्ट है। इलस्ट्रेशन फर्स्ट, आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन फर्स्ट में क्या आप बोल रहे हो। इलस्ट्रेशन फर्स्ट कहाँ गया भाई, 27 नंबर। हाँ ये इलस्ट्रेशन फर्स्ट है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश इक्विवेलेंट। 4 कैटेगरी में इन सारे ट्रांजेक्शन्स को आपको करने हैं, ठीक है। अब बताइए आपको कौन सा में डाउट आ रहा है। सर 25 नंबर एंड 27 नंबर। 25 नंबर, 25 नंबर बोल रहा है इनकम टैक्स पेड हुआ, चलिए कौन सा एक्टिविटी में जाएगा, सोच के बताइए। फॉर्मेट देखिए, अगर फॉर्मेट नहीं समझ में भी आता है तो आप फॉर्मेट देखिए, यहाँ पे इनकम टैक्स पेड कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स पेड, यहाँ पे दिखा है आपको, इनकम टैक्स पेड लिखा हुआ है, कौन सा एक्टिविटी के अंदर लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग, क्लियर। इनकम टैक्स पे हुआ, भाई बिजनेस में पैसा कमाओगे तभी तो इनकम टैक्स दोगे ना, इनकम टैक्स का मतलब ये है टैक्स ऑन इनकम, क्लियर। तो आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट भी है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का, कि आपको इनकम टैक्स जो पेमेंट हुआ है वो सरकार चाहती है कि हमको क्लियर कट कैश फ्लो स्टेटमेंट पे दिखे कि व्हाट अमाउंट इज पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपका ये 25 नंबर का डाउट खत्म हो जाना चाहिए। इनकम टैक्स पेड जो हुआ है किसमें आ जाएगा, सिंपली आपका इनकम टैक्स पेड कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। 26 नंबर भी पेमेंट हुआ, अब इसमें क्या होगा, नो सर कैश का 27। आउटफ्लो होगा, होगा कि नहीं होगा। इनकम टैक्स रिफंड रिसीव, ये भी वहीं पे जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, लेकिन ये इनफ्लो में जाएगा, या ऐसा कर सकते हैं वहां पे वर्ड यूज किया गया है नेट ऑफ रिफंड, पेमेंट ऑफ टैक्स नेट ऑफ रिफंड। तो जितना आप पेमेंट टैक्स कर रहे हो उसमें 100 रुपया पे किया और आपका 20 रुपया रिफंड आ गया, तो आपका रिफंड 80 रुपया ही पेमेंट ऑफ टैक्स जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट 27। 27 बैंक का बैलेंस, अब बताइए बैंक का बैलेंस कहाँ पे रहेगा। बैंक का बैलेंस जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है ना। देख रहे हो यहाँ पे बैंक का बैलेंस, या आपको यहाँ पे कैश भी लिखा रहता, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक हेडिंग है, आप देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको कहाँ पे रखना है वो भी थोड़ा सा दर्शन कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ये सारा का सारा, आप ध्यान से देखिएगा, एक हेडिंग है
ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, दूसरा हेडिंग है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, तीसरा हेडिंग है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, राइट। अभी सब हेडिंग करने के बाद में आपको यहाँ पे जो आएगा वो कहलाता है नेट इंक्रीज या डिक्रीज सारे एक्टिविटी से। उसके बाद आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि कैश इन हैंड, बैंक का बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये तीनों का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बैलेंस शीट में जितना क्लोजिंग होगा कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी वो मैच करना चाहिए। तो ये जो सारे आइटम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर में आएगा। बैंक का बैलेंस में, अब बैंक का बैलेंस 10 लाख पड़ा हुआ है तो कोई एक्टिविटी थोड़ी हुआ, लेकिन कैश तो पड़ा रहेगा। हमको मिलान करना है ना कि ओपनिंग में क्या कैश था, क्या बैंक था, और ये सारी एक्टिविटी से क्या मेरा कैश आया गया, अभी मेरे पास कितना कैश है, राइट। तो बैंक का बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी आपको ये डिस्कस किया गया था, राइट, कि ये इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये किसके पार्ट होगा? मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम लोग रखते हैं कैश इक्विवेलेंट के अंदर। अभी डिस्कस हुआ, अभी जो इलस्ट्रेशन आपने 4 पूछा था उसमें, ये आप देखिए 29 नंबर लिखा हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 27, 28 और 29 बैंक का बैलेंस, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक एंड इन्वेस्टमेंट, ये सारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पार्ट है। तो ये कहीं से भी किसी एक्टिविटी को हिट नहीं करते। ओके, यस सर। सब डाउट खत्म हो गया? अब डाउट नहीं है। चलिए आगे का यस सर। क्वेश्चन आप करिए, है ना। बाकी जो बचता है इसमें आप कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चंस के हिसाब से ही हम लोग करते रहेंगे, जैसा जैसा आपका क्वेश्चन रिक्वायर्ड होगा वैसे वैसे हम लोग करते रहेंगे। ठीक है जी, चलिए आज हो गया, चलिए एंड यस सर। करते हैं क्लास को आज। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।